हेलो दोस्तों, आपका अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लेक्चर 5 लेके आए हैं। दूसरे वाले चैप्टर का परमाणु संरचना का हमने लेक्चर 2 लेके आए। जैसे मैंने पीछे बताया था, स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने छोटी छोटी जो शब्दावली थी, जैसे कि तरंग हो गई, तरंग के बारे में तरंगदैर्घ्य हो गई, आवृत्ति हो गई और आपका आयाम होगा, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। तरंग विद्युत तो चुंबकीय तरंगे कैसे विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें किस तरीके से चलती हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंबवत चलती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। वो आप जाके पीछे, यदि आप नए हो तो वो पीछे जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें आगे हम बढ़ते हैं। मैंने कल बताया था, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अब हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। उन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। वो किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो किस तरीके से अपना क्या करती है, स्पेक्ट्रम दिखाती है। स्पेक्ट्रम का मतलब मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है, किरणों का गुच्छा होता है। ढेर सारी किरणें होती है जो एक गुच्छे के रूप में होती है, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों का जो स्पेक्ट्रम होता है उनके बारे में, तरंग के रेखाओं के बारे में पढ़नी है हमें। तो भाई स्पेक्ट्रम दिखाना, जैसे कॉस्मिक रे हो गई, कॉस्मिक किरण होती है ना, गामा किरणें होती है, और क्या होती है भाई, गामा किरणें होती है आपके पास, कॉस्मिक होती है, एक्स रे होती है, विजिबल, पराबैंगनी होती है आपकी, विजिबल यानी दृश्य किरणें होती है, और क्या होती है, अवरक्त किरणें जिसे IR कहते हो। उसके बाद रेडियो वेव होती है कि नहीं, रेडियो वेव। इतनी सारी इस टाइप का आपने वेव के बारे में पढ़ा होगा, तो उनकी तरंगदैर्घ्य क्या क्या होंगी उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती, इन्हीं के बारे में थोड़े से जानना है हमें। ठीक है, तो बात करते भाई, आगे बात कर लेते हैं। चलो मैं बना देता हूँ उसको, क्या करता हूँ मैं, तरंगों को बना देता हूँ। एक लंबी सी लाइन खींचे, इसी के ऊपर हम दिखाएंगे भाई उनके तरंगों को बढ़ते घटते क्रम में। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, पहला इसको बोलते हैं, ये कॉस्मिक होती है। क्या होती है, अब मैं इनका वेवलेंथ मैं दिखा दूंगा अभी थोड़े से बाद में। ठीक है, पहले मैं किरण को सेट कर देता हूँ। कॉस्मिक किरण, ठीक है। दूसरी होती है, दूसरे लेवल पे आती है वो गामा किरणें होती है। कौन सी होती है, गामा किरण। ठीक है, बात समझ में आई। तीसरी जो होती है वो एक्स किरण होती है। कौन सी किरण होती है, एक्स किरण होती है। बातें समझ में, आपने एक्स किरण के बारे में जाना होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद होती है पराबैंगनी होती है। क्या होती है भाई, पराबैंगनी होती है, ये वाली पराबैंगनी, जिसे आप लोग अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट या UV कहते हो। क्या कहते हो, UV कहते हो। बातें समझ में आई, UV कहते हो अंग्रेजी में। ठीक है, किरण को आप लोग अंग्रेजी में कहते हो रे कहते हो। बातें समझ में आई। इसे क्या कहेंगे, आगे जो होती है इसी के बीच में एक छोटा सा होता है दृश्य किरणें, छोटी सी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, दृश्य किरणें। इसके बाद क्या होती है, दृश्य किरणें। ठीक है, दृश्य किरणें होती है भाई। ठीक है, बात समझ गए। आगे होती है, इसके आगे जो होती है दृश्य किरणों के बाद होती है पराबैंगनी हो गया, एक्स हो गया, अवरक्त होती है। क्या होती है, अवरक्त होती है। इसके बाद जो आती है उसे कहते हैं अवरक्त। ठीक है, अवरक्त किरण कहते हैं। और इसके बाद जो आती है उसे सूक्ष्म किरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सूक्ष्म किरण, जिसे आप लोग माइक्रो कहते हो। क्या कहते हो, सूक्ष्म का मतलब माइक्रो होता है। और लास्ट वाली जो होती है वो रेडियो किरण होती है। क्या होती है, रेडियो किरण होती है। ठीक है, बातें समझ गए। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ भाई, इनकी वेवलेंथ कितनी होती है भाई। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है, लिख लेना, इसकी जो होती है सबसे कम होती है 10⁻⁻16 नैनोमीटर। ये सभी नैनोमीटर में होंगी। क्या होगी, सभी वेवलेंथ में लेमडा की वैल्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ तरंगदैर्घ्य। लिख लेना भाई, तरंगदैर्घ्य है इनकी क्या है, तरंगदैर्घ्य है। वो भी कैसी, लेमडा, जिसे कहते हो आप लोग लेमडा
नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में होती है। किसमें होती है भाई? नैनोमीटर में होती है। इसकी होती है 10⁻16, इसका होता है 10⁻16 नहीं होता इसका होता है 10⁻9, इसका होता है 10⁻5 और इसका होता है 10⁻, इसको जो होता है वो 10⁻1 होता है। कितना होता है? 10⁻1 होता है। और पैराबैंगनी का 10 होता है। कितना होता है? 10⁻1 या 10 कह सकते हो। बातें समझ में आई? इस तरीके से होती है। बातें समझ गए? अब आपकी जो होती है एक्सरे की जो होती है -1 होती है, गामा पैराबैंगनी के 10 इतना होता है, इसका 10 के घाते 3 होता है, इसका होता है 10 के घाते होता है आपका 5 होता है, उसका 7 होता है, इसका 11 होता है। इसका कितना? 10 के घाते 5 होता है और इसका कितना? 10 के घाते 7 होता है। कितना होता है? 10 के घाते 7 होता है। बातें समझ में? इस तरीके से होती हैं। बातें समझ गए? इस तरीके से किरणों का होता है। 10 के घाते 3 हो गई। ये कहाँ गया? इसके बीच में छूट रहा है क्या कोई? 1 मिनट भाई। ठीक है, बातें समझ गए? इस तरीके से होती है। ये होता है 10 के घाते, हाँ, ये जो किरणें होती है ना, इसकी जो किरणें होती है, ये 10 के घाते 3 हो गया, 5 हो गया, ये 10 के घाते 7 हो गया। यानी कि ये वाली किरण क्या होगा? 10 के घाते 7 हो गया। ठीक है, ये वाली आपकी क्या होगा? 10 के घाते 5 हो गई। ठीक है, बातें समझना। देखो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है? कास्मिक रे है। ये सभी के सभी नैनोमीटर में। किसमें भाई? नैनोमीटर में है। किसमें भैया? नैनोमीटर में है। तो बात को ध्यान रखना। क्या रखना भाई? आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो बात को ध्यान रखना। क्या करना भाई? बात को ध्यान रखना। क्या करना है? नैनोमीटर में दिया आपको, मतलब कि नैनोमीटर को मीटर में बदल सकते हो, सेंटीमीटर में बदल सकते हो। बातें समझ में आई? अब बात कर लेते हैं भाई कास्मिक रे। कास्मिक रे का मतलब एक किरण होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। वेवलेंथ का मतलब यही तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे कम होती है? कास्मिक रे की होती है। और गामा किरणों की क्या होती है भाई? उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी सबसे कम होती है। एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा होती है, उससे भी कम होती है। बैगनी किरण की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यूवी की उससे ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा दृश्य किरणों की होती है। इस तरीके से आगे जाओगे तो ये बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ता क्रम है। क्या भाई? ये बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है। ठीक है, आगे जाओगे तो ये बढ़ते ही जाएंगे। अब एक बात आप जानते हो, इस बात को समझ गए? इस बात से आप जानते हो, आगे जानते हो एक बात। क्या जानते हो भाई? लेमडा इक्वल टू होता है C/ν। क्या होता है? लेमडा इक्वल टू C/ν हो गया। अब मैं पूछूंगा इनकी आवृत्ति के बारे में। किसके बारे में पूछ सकता हूँ? आवृत्ति के। मैं पूछूं इन किरणों की सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी? मैं पूछूं सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी? तो आप जानते हो लेमडा इक्वल टू क्या होगा? C/ν होता है, या फिर लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/ν होता है। क्या होता है? 1/ν होता है। मैंने पहले ही बताया था जब लेमडा और आवृत्ति के बारे में मैं क्या कहता, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के संबंध को पिछले वाले लेक्चर में बताया, तो वहाँ पे बताया था इस चीज़ को। ठीक है, लेमडा इक्वल टू क्या? लेमडा समानुपाती होता है न्यू के, यानी कि आवृत्ति के उसके। तो यानी कि आवृत्ति जिसकी सबसे कम होगी उसकी लेमडा सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा? ये सबसे कम उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब होता है जो सबसे एक चीज़ कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा, दूसरा कम, पहला कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा, यदि पहला ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा, यानी उल्टा होगा उसके। यदि ये कम रहा होगा तो ये ज़्यादा रहा होगा, यानी ये ज़्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा। तो ज़्यादा इसमें लेमडा की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? रेडियो वेव की है। किसकी भाई? रेडियो वेव की है। जब रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा लेमडा है, लेमडा सबसे ज़्यादा हो तो न्यू सबसे कम रहा होगा, यानी इसकी आवृत्ति सबसे कम रही होगी। बातें समझ गए? यदि मैं पूछूं लेमडा की वैल्यू सबसे कम रही होगी जिसमें, उसमें न्यू सबसे ज़्यादा रहा होगा। उल्टा मतलब क्या? ये कम, तो ये क्या होगा? अधिक। ये क्या होगा भाई? अधिक हो जाएगा। तो बात करते हैं भाई ये क्या हो जाएगा? इसकी जो सबसे आवृत्ति है, जो इसकी आवृत्ति है वो क्या होगी? सबसे अधिक रही होगी। क्या होगी? सबसे अधिक रही होगी। यानी कास्मिक रे की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो इसकी रेडियो की होती है, क्या होती है? रेडियो की जो आवृत्ति होती है वो सबसे क्या होती है? क्या होती है भाई? सबसे कम।
सबसे कम होती है। अब आवृत्ति जानते हो, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था भाई कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति का मतलब एक ही जगह से कितनी किरणें पास हो रही, यही बताया गया था ना, उसके बारे में डिटेल मैंने बताया हुआ था। एक ही किरण से कितने, एक ही बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से कितनी किरणें पास हो रही है। तो बात करते हैं भाई जितनी ज्यादा, यानी कि रेडियो सबसे कम पास होगी। क्या होगी? रेडियो सबसे कम पास होगी। और कॉस्मिक रे सबसे ज्यादा, यानी सबसे तेजी से, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। बातें समझ गए? बातें समझ गए। इनकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होंगी? ज़्यादा, यानी कि वेग इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए क्या करेगा? तेजी से पहुंच जाएगा। ज़्यादा किरणें वहाँ इधर से पार होकर उधर जा सकती है कि नहीं? तो ये इसकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। बातें समझ में? इनका मीडिएटर होता है। दृश्य किरणों का मतलब है ना, दृश्य किरणों के बारे में ही पढ़ना, अभी ज़्यादा के बारे में नहीं पढ़ना आपको, दृश्य किरणों के बारे में ही थोड़ा बहुत पढ़ना है, जो भी पढ़ने को मिलेगा। दृश्य किरणों के बारे में जानते हो ना, जैसे आपका ना ये, अरे वो देखे हो ना, सतरंगी देखे हो ना, इंद्रधनुष बनती हुई देखे हो ना, 7 रंगें होती हैं, उसी तरीके से होती है विब की ओर। क्या होती है? विब की ओर, ऐसा होता है। बातें समझ में? इस तरीके से इनका 7 रंग होती है, जैसे नीला, पीला, काला, ब्लैक होता है भाई, नीला होता है, वैलेट होता है, ये सारी रंगें होती है ना, उन्हीं की बात कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उन्हीं की बात कर रहा है। विब की ओर कहते हो ना, कहते हो कि नहीं भाई? कहते हो कि नहीं? कहने का मतलब है, इन्हीं को मैं थोड़े से ऊपर बना देता हूँ। कहने का मतलब है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। पहला होता है वैलेट, होता है VI, विब की ओर। बातें समझ में आई? बातें समझ में? ये होता है 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? ये B है भाई, B है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ये B है। अब देखो, समझो बात को। विब क्यों मतलब वैलेट, क्या है? वैलेट है। और ये क्या है? आई से क्या होता है? आई से क्या होता है भाई? आई से होता है एक, उसका होता है बी से होता है भाई, बी से होता है बैगनी होता है, ब्लैक होता है। जी से क्या होता है? ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है कि नहीं भाई? होता है कि नहीं? ये 7 रंगें होती हैं। क्या होती है? इसमें 7 रंगें होती है। आसमानी, आई से आसमानी होता है ना, आई से आसमानी होता है ना, ठीक है। ब्लू कलर का ऐसे कुछ होता है, ठीक है। बातें समझ में आई? वी होता है, आई होता है, बी होता है, जी होता है, वाई होता है, ओ होता है और आर होता है रेड। यानी रेड वाले की क्या होगी भाई? रेड वाला इधर से इधर जा रहा है ना, यही क्रम फॉलो यही करेगा, सेम तरीके फॉलो करेगा। क्या करेगा? सेम तरीके से फॉलो करेगा। यानी कि इधर से इधर जाओगे तो क्या कर रहा है भाई? इधर से इधर क्या हो रहा है? लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इधर से इधर, यानी कि इधर से इधर जाओगे तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ VI YOR कह सकते हो। अब यही क्रम फॉलो करेगा, यही ट्रेंड फॉलो करेगा। इधर से इधर जाने पे क्या होगा? लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी। और इधर से इधर आने पे क्या होगा? न्यू की वैल्यू बढ़ेगी। बातें समझ में आई? इधर से इधर जाओगे तो न्यू की वैल्यू क्या होगी? न्यू की वैल्यू घटेगी। इधर से इधर जाओगे तो लेमडा की वैल्यू घटेगी। बातें समझ के? उल्टा है कि नहीं? दोनों, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इधर से ये इधर वाला ट्रेंड करोगे तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। बातें समझ गए? यानी इसका जो तरंग दैर्घ्य होगा सबसे क्या होगा? कम रहा होगा। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम रहा होगा, तो यानी कि इसकी न्यू की वैल्यू क्या? आवृत्ति सबसे अधिक रही है। इसीलिए रेड वाला देखते हो ना, रेड वाले की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? विजिबल में मैं बात कर रहा हूँ, दिखने वाली में बात कर रहा हूँ। रेड वाली की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हम लोग ना इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट किसी चीज को देखते हो, रेड खतरा होता है ना, रेड देखते हो दूर से ही चमक जाता है। एक बिंदी भी लगा दिया जाए ना, मोबाइल में होता है, रेड लगाया जाता है ना, मोबाइल दूर से ही दिख जाती है, मुझे दिख जाती है कि नहीं? उसका थोड़ा सा भी रेड पार्ट है जला हमें दिख गया, क्योंकि उसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है ना, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब उसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बातें समझ में आई? तो वो ज़्यादा करता है, लेकिन ट्रेवल बहुत कम करता है वो, ठीक है। ट्रेवल बहुत ही कम करता है। बातें समझ में आई?
वे वायलेट वाला किरण जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेंड करती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा इसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तेज भागती है। बातें समझ गए। इस तरीके से रेड वाले की क्या होता है, इसीलिए हम लोग रेड लगाते हैं। क्या करते हैं, रेड लगाते हैं किसी भी इंडिकेट करने के लिए, किसी भी खतरे को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, रेड लगाते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ है ना वो क्या है भाई, थोड़ी सी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, इनके आपस में सबसे ज़्यादा होती है। बातें समझ गए। इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। बस इनके बारे में थोड़ी सी जानना है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। यदि तरंगे हो गई, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब आप जानते हो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध जानते हो ना, उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्या कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अब देखो बात करते भाई, आगे बात कर लेते हैं। चुंबकीय ये तरंगे हो गई ना, स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो ना, जब क्या हो, जब किरणों को, किसी विद्युत विकिरण को हम लोग क्या करते हैं, जब किसी विद्युत विकिरण को अंदर से ढेर सारी किरणें दिखने लगे या फिर स्पेक्ट्रम के रूप में व्यवस्थित हो जाए, अपने एक क्रम के रूप में व्यवस्थित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। उसका क्या कहेंगे भाई, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए, ठीक है। देखो जैसे यदि मैं स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मैं परिभाषा लिखने की कोशिश करूं तो लिख सकते हो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखने की कोशिश करूं तो लिख सकते हो, लिखोगे क्या, जब आपने क्या हुआ था, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखा हुआ था ना, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखा होता, तो मैं लिख सकता हूं जब विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनके तरंग दैर्घ्य, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखा जाता है या फिर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। समझ गए क्या कहलाती है भाई, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्या करोगे, उनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करोगे तो उसी को हम क्या कहेंगे भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहेंगे, सॉरी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, बातें समझिए, इस तरीके से इसका होता है, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो आप एक चीज़ बातें ध्यान दे सकते हो। क्या कर सकते हो, एक चीज़ों का ध्यान दे सकते हो। देखो क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ भाई, क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँ किसी भी विकिरण की तरंग दैर्घ्य 1200 मीटर है तो विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। बोला भाई, इसने क्वेश्चन लिख लो भाई, क्वेश्चन लिख लो आप। बोला है किसी विकिरण की तरंग दैर्घ्य 1200 मीटर, कितनी है, 1200 मीटर हो तो उस विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या होगी, बातें समझ में। आवृत्ति आपको देखना है भाई, आवृत्ति आपका दिया क्या भाई, पहले लिख लो। क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, हल में क्या लिखोगे भाई, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया क्या है आपको भाई, दिया है,
क्या दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू दिया हुआ 1200 मीटर दिया हुआ, 1200 मीटर दिया हुआ है, 1200 मीटर दिया हुआ। आप जानते हो न्यू पूछा है आपसे, न्यू पूछा है, लेमडा और न्यू के बीच में कोई रिलेशन जानते हो, बिल्कुल जानते हो। क्या होता है, लेमडा इक्वल टू होता है 1 सी अपान क्या होता है, न्यू होता है। सी अपान क्या होता है भाई, न्यू होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो न्यू के मैं इधर भेज दूँ, लेमडा को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान लेमडा हो जाएगा। और सी की वैल्यू जानते हो 3 गुणे 10 के घाते क्या होता है, 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और लेमडा क्या है 1200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर है। ठीक है, बात समझ में आई। कैंसिल करोगे क्या आएगा, इसको लिख सकते हो 3/12 गुणे 10 के घाते 8, इसको लिख सकते हैं 10 के घाते 2 लिख सकते हैं। 3 से 12 कट गया, कितना बार में, 4 बार में, 4 बार में कटा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया भाई, न्यू की वैल्यू क्या आएगी 1/4 यानी आएगा 2.5। 1/4 को करोगे 2.5 गुणे 10 के घाते 6, कितना आएगा 6, यानी कि हम 25 गुणे 10 के घाते लिख सकते हैं कितना, 4 लिख सकते हैं, 2 जीरो इसको दे दिया मैंने। ठीक है, मीटर क्या लिखेंगे भाई, पर मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी पर सेकंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पर सेकंड, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर्ट्ज लिखेंगे। बातें समझ में आई। न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, 25 गुणे 10 के घाते 4 हर्ट्ज या पर सेकंड हो जाएगी। बात समझ गए, बातें समझ गए आप। ठीक है, बात समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल लोगे। अब बातें इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनके क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। अब एक नेक्स्ट बातें लिखो भाई, नेक्स्ट बात लिखो, एक हेडिंग डालो, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, मैक्स प्लांक। एक मैक्स प्लांक का आपने थ्योरी सुना होगा, नाम सुना होगा आपने, प्लांक का नियम लिखोगे। आप फिर क्या लिखोगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, या क्वांटम के बारे में ही इन्होंने बताया हुआ था मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, अब बात कर लेते भाई, अब बात कर लेते हैं इसका मैक्स। अब बात कर लेते हैं भाई प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। एक नई थ्योरी है, नाम लिख लेना, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत हो गया। बातें समझ में आई। एक मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट थे, कौन थे, मैक्स प्लांक। मैं इसलिए इन सब को पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि जब नील बोर पढ़ेंगे ना तो इन सब की थ्योरी ही नील बोर उठा के लेके गए थे यहाँ से। क्या हुआ था, इनके थ्योरी को ही नील बोर ने उठा के लेके गए थे। तो बात करते हैं मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे 1901 में। कब, 1901 में भैया, 1901 में एक थ्योरी दिया हुआ था। 1901 में एक थ्योरी दिया हुआ था। कब दिया हुआ था, 1901 में इन्होंने एक थ्योरी दिए थे और कहा क्या था। जैसे हम कहते हैं ना भाई, ऊर्जा के बारे में बताते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, लाइट आती है सूर्य से, क्या होती है भाई, प्रकाश आता है। हम कहते हैं ना भाई, सूर्य से क्या आता है, प्रकाश आता है। तो हम कहते हैं भैया ऐसे आ रहा है सूर्य का प्रकाश। हम यहाँ पर बैठे पड़े थे, यहाँ पर हमारा गोला है, या क्या हुआ, हमारा गोला भाई, यहाँ पे हमारा पृथ्वी वाला गोला है। तो यहाँ से क्या होता है, सूर्य है मेरे पास, क्या है मेरा, यहाँ पे सूर्य है, और इस रूप में ये किरण दे रहा है। क्या कर रहा है, ये किरण दे रहा है। क्या कर रहा है, ये किरण दे रहा है। तो इन्होंने कहा था ना, इन्होंने कहा था, और हम जानते हैं किरण क्या होती, एक लगातार आती है। क्या होती, किरण जैसे प्रकाश आती तो हमें लगता है ना भाई वो प्रकाश आई और सीधे हमारे ऊपर आ गई कि नहीं। ये हमारा गोला था, गोला के ऊपर आ रही भाई, यहाँ से चला प्रकाश, यहाँ पे चला आ गया। तो ये बातें सारे चीज़ लोग जानते थे, अभी तक आप भी शायद जानते ही होंगे इसी बात को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मैक्स प्लांक ने कहा था नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब भाई ये किरण है तो कुछ न कुछ इसकी ऊर्जा रही होगी, कुछ न कुछ इसकी क्या रही होगी, ऊर्जा रही होगी। श्योर सी बात है भाई, किरण है तो इसकी कुछ न कुछ ऊर्जा है। अब ऊर्जा है तो वो क्या होगी, तो उन्होंने पहली बात बताया, जो ये किरण आ रही है ना, वो किरण
किरण के रूप में ना आके वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आती, कहती है ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आती, यानी कि ये ऊर्जा के पैकेट इस तरीके से होंगे। मान के चलो ये बातें समझ में आ रही है, ये ऊर्जा के पैकेट समझ में आए, ऊर्जा के पैकेट दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, अब दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, देखो भाई ये दिख रहा है। अब एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पांच पैकेट सभी एक समान होंगे, वो अलग बात है कि मेरा थोड़ा से बड़ा छोटा हो गया कट करने में, ठीक है। एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी से करके भाई पैकेटों के रूप में आता है। यानी कि वो ऊर्जा लगातार, वो किरण जो है ना वो लगातार नहीं आ रही है, जो वो किरण है ना वो लगातार नहीं आ रही है, वो क्या हो रही है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में बन बन के हमें एक लंबी किरण दिखाई दे रही। क्या हो रही है, लंबी किरण दिखाई दे रही। जैसे कहते हैं ना कोई ठोस है तो वो अकेले ठोस नहीं है, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना या कणों से मिलकर बना, यही कहते हैं, या अणुओं से मिलकर बना, यही कहते थे हम कक्षा 9 में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको यही बताता ना ठोस क्या होता है या द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, उनके अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, वो जिससे मिलके बना हुआ उसकी बात करेंगे, ठीक है। यानी छोटे छोटे कणों से, यही इसी बात को उसने भी बताया था कि ये क्या होता है, ऊर्जा जो आती है ना, प्रकाश की जो ऊर्जा आती है ना, वो प्रकाश की किरण जो आती है ना ऊर्जा के रूप में, वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती है। क्या आती है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। तो इन्होंने इसी पैकेट के नाम को, इसी एक पैकेट के नाम को उन्होंने कहा था क्वांटा। क्या बोला था, क्वांटा। क्या बोला था भाई, क्वांटा बोला था। क्या बोला था भाई, क्वांटा बोला हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये जो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट है ना, उनकी एक ऊर्जा के पैकेट को हम लोग बोलेंगे क्या, क्वांटा बोलेंगे, या बोलते फोटान। क्या बोलते हैं, फोटान। नया शब्द उन्होंने जोड़ा हुआ था क्वांटा, क्योंकि क्वांटम थ्योरी ही इन्होंने बताया था, अपना नाम दिया था, वहीं से क्वांटा, इनका शब्द के इस्तेमाल से ही ये क्वांटम थ्योरी आई है, क्वांटम शब्द आया हुआ है, ठीक है। क्वांटम का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट। क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं भाई। बहुत ही छोटे की जब बात करते हैं वो क्वांटम की बात है। कभी भी क्वांटम बोला जाए ना, इसका मतलब समझ लें बहुत छोटा का बात कर रहा है, जो हमें दिखाई ही नहीं देता है, तो इतना छोटा होता है ना। तो इन्होंने बताया था ना, ये छोटे छोटे क्वांटम के रूप में आते हैं। बातें समझ में। एक बात, पहली बात इन्होंने ये बताई कि क्वांटम की, जिसे हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में था, इन्हीं पैकेटों को हम लोग कहते हैं क्वांटा या फिर फोटान कहते हैं। और दूसरी बात बताया कि इन क्वांटा को या फोटान को हम लोग किससे दिखाएंगे, ई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे भैया, ई से दिखाएंगे। और या फिर इनकी जो ऊर्जा होगी क्या होगी, ई से दिखाएंगे। आप ये कह सकते हो कि इनकी जो फोटान की ऊर्जा होगी, फोटान की जो ऊर्जा होगी, क्या होगी भाई, ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा ई होगी। कितनी होगी, ई होगी। बात समझ में आई, कितनी होगी भाई, ई होगी। और इन्होंने कहा जो ई की ऊर्जा होगी वो कहाँ से आएगी, वो उनके क्या होगा भाई, उनके फोटान के या उनके किरण के आवृत्ति के समानुपाती होगा। क्या होगा, उनके आवृत्ति के समानुपाती, क्योंकि ये किरण है, बात यही बात है ना, ये किरण है तो इसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति रही होगी, जो भी आवृत्ति रही होगी उसी के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा भैया, समानुपाती होगा, सॉरी समानुपाती का चिन्ह लगा लेंगे। अब जानते हो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नया क्या आता है, स्थिरांक आता है। क्या आता है, स्थिरांक आता है, जिसे कहते हैं एच। यहाँ पर क्या बोलते हैं, एच न्यू बोल देंगे। यानी इसकी टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक फोटान की टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एच न्यू के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, एच न्यू के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या, इसके एक फोटान, इसकी ऊर्जा, या फिर मैं कहता हूं देखो, एक फोटान ये हुआ, दूसरा फोटान ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से हो गए ना छोटे छोटे। तो किसी एक ऊर्जा जो होगी ना, किसी एक फोटान की जो ऊर्जा होगी ना, वो किसके बराबर होगी, ई बराबर एच न्यू के बराबर होगी। यदि मैं कह दूं एन फोटान होंगे तो एन, उसके अंदर एन फोटान थे। कितने फोटान थे, एन फोटान है। कितने भैया, एन फोटान है, तो उसे क्या बोलेंगे, यदि एन फोटान है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगी एन एच न्यू। क्या होगी, एन एच न्यू के बराबर हो जाएगी।
जैसे मैं कहूँ एक केला 1 रुपए का मिल रहा है तो 2 केले कितने के मिलेंगे, 2 रुपए के मिलेंगे। वही बात है भाई, 1 फोटान की ऊर्जा h न्यू है तो n फोटान की ऊर्जा कितनी होगी, n फोटानों की ऊर्जा n इंटू एच न्यू के बराबर होगी। h क्या भैया, एक स्थिरांक है जिसे हम प्लांक स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांक। अपने प्लांक ने अपने नाम पे दिया हुआ था कि प्लांक स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, h को प्लांक स्थिरांक। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक नियम दिया हुआ था। इन्हीं ऊर्जाओं का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कहाँ पे करेंगे भाई, कहाँ पे, इन्हीं ऊर्जाओं का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कहाँ पे, आपका उस पे क्या कहते हैं, नील बोर के थ्योरी में करेंगे। क्या करेंगे, नील बोर के थ्योरी में, क्योंकि प्लांक ही ऐसे थे, इन्होंने की सारी थ्योरियों ने सभी लोगों ने निकाला हुआ था। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे, हम कह सकते हैं। अब लिखा कैसे जाए इसको, यदि ये बातें तो हो गई तो हम लिखेंगे कैसे, ये तो चीज़ें तो समझने वाली। हम लिखेंगे कैसे, तो उनको शब्दों में लिखने का तरीका भी देख लो भाई। इनको क्या करो, शब्दों में लिखने का तरीका भी देख लो। नोट्स कैसे बनाएं उसको भी देख लो। क्या होगा, नोट्स कैसे बनाएं उनको भी देख लो आप। ठीक है, लिख लो भैया। क्या लिखोगे, लिखना पड़ेगा आपको। मैक्स प्लांक ने 1901 में एक नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे प्लांक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब करते हैं इसके इस नियम के अनुसार। अब बात करते हैं भाई इसके नियम की। इस नियम के अनुसार क्या कहा इन्होंने, पहली बात बोली। क्या बोली, पहली, इस नियम के अनुसार इन्होंने पहली बात बोली। तो उन्होंने कहा था कोई भी किरण, इन्होंने कहा था कोई भी विकिरण, इन्होंने क्या कहा था भाई, कोई भी विकिरण क्या होती है भाई, पहला लिखना, कोई भी विकिरण क्या होती है, सूर्य के बारे में पहले इन्होंने खोजा था ना। पहले कहाँ से खोजा था इन्होंने, उत्सर्जन से खोजा था। कहाँ से खोजा था, उत्सर्जन या फिर अवशोषण से खोजा था। कितना खोजा था, अवशोषण या उत्सर्जन से। यही बातें बाद में लोगों ने सूर्य के ऊपर लगाया। किसके ऊपर लगाया, सूर्य के ऊपर लगाया। बातें समझ में आई, तो सूर्य के ऊपर लगाया। तो लिखेंगे कोई भी विकिरण, कोई भी विकिरण जब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, क्या कहेंगे, उत्सर्जन, क्या बोलते हैं भाई, अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन ऊर्जा के पैकेटों के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, पैकेटों के रूप में करता है। मैंने सूर्य से इसलिए बताया कि भाई सूर्य के ऊपर लागू होती तो वो समझना आसान है। थोड़ा सा मैं इसको आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऊर्जा के रूप में करता है, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा ही तो उत्सर्जित होती है। क्या होती है भाई, सूर्य से क्या हो रही है, ऊर्जा ही तो उत्सर्जित हो रही है, तो वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है। बातें समझ गए। अवशोषण भी कर सकता है किसी के अंदर, या फिर ऊर्जा का
उत्सर्जन भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना होता है। क्या होता है, बाहर निकालना। जब ये बाहर निकाल रहा है अपने अंदर से तो उत्सर्जन ही कर रहा है, ठीक है। तो उत्सर्जन जो करता है वो क्या करता है, उत्सर्जन ऊर्जा के पैकेटों के रूप में करता है, पैकेटों के रूप में करता है। इन पैकेटों को, ठीक है, तो कहते हैं इन ऊर्जा के पैकेटों को, इन ऊर्जा के पैकेटों को क्वांटा या फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ये पहली बात उनकी थी। क्या थी भाई, ये उनकी पहली बात थी। क्या कहते हैं, कोई भी विकिरण हो वो या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या फिर ऊर्जा क्या करता है, अवशोषण करता है या फिर उत्सर्जन करता है। तो वो उनकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा किसके रूप में होती है, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होती है। क्या होती है, एक लगातार ऊर्जा वाली नहीं होती है, वो बड़ा सा नहीं होता, बंडल नहीं होता, ऊर्जा के बंडलों के रूप में कह सकते हो या फिर कह सकते हो पैकेटों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, पैकेटों के रूप में होती है। तो इन ऊर्जा के पैकेटों को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा या फिर फोटान कहते हैं। क्या कहते हो भैया, फोटान कहते हैं। जैसे सूर्य की मैं बात कर लूँ तो सूर्य क्या कर रहा है भाई, सूर्य क्या कर रहा है, पृथ्वी के ऊपर दे रहा है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक है। अब ये सूर्य क्या कर रहा है भाई, ऊर्जा को तो उत्सर्जित कर रहा है ना, तो इसीलिए क्या होता है, इसका उत्सर्जन कर रहा है। तो ये किसके रूप में करेगा, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में करेगा। तो उन्हीं पैकेटों को हम लोग क्वांटा या फिर फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। समझ गए, इसको फोटान कहते हैं। ये तो पहली बात थी इनकी, क्या थी, पहली बात थी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। तो इन्होंने दूसरी बात भी बोली थी, ठीक है। दूसरी बात लिख लेते भाई। दूसरी बात लिखेंगे कैसे इसको, यदि एग्जाम में आ गया आपको तो लिखोगे कैसे, वही समझना है भाई आपको। पहले तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो वही दूसरी बात उसी चीज़ को लिखनी जो आपको वहाँ पे लिखवाया था, मैंने समझाया होता। दूसरी बात क्या लिखोगे भाई, दूसरी बात लिखेंगे ऊर्जा के पैकेटों को, फोटान की ऊर्जा, ऐसे लिखोगे, फोटान की ऊर्जा उस विकिरण के आवृत्ति के, किसके, आवृत्ति के समानुपाती होती। क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। समझ गए, क्या होती है, समानुपाती। यदि ऊर्जा की जो फोटान की ऊर्जा है वो E होगी और उसकी आवृत्ति क्या h न्यू होगी, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो क्या लिखोगे भाई, E हटाओगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, समानुपाती चिन्ह हटाओगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, तो एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक आता है, जिसे h कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, h कहते हैं। बातें समझ में आई, इस तरीके से हो जाएगा। तो लिखोगे जहाँ, क्या लिखोगे, जहाँ h क्या है भैया, h क्या है, प्लांक स्थिरांक। क्या है, प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। क्या भैया, प्लांक स्थिरांक है। इस तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से इसका काम हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। अब मैं कहूँ यदि h स्थिरांक है, क्या भाई, h स्थिरांक है, तो क्या कहोगे, h स्थिरांक है, कुछ ना कुछ उसका मान होगा, क्योंकि मान इसका स्थिर होगा। क्या होगा, इसका मान स्थिर होगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला हुआ था कि जो h की वैल्यू होगी वो आएगी कितनी आएगी भैया, कितनी आएगी, 6.6 गुणे 10 की घाते -34 जूल पर सेकेंड। क्या होती है, जूल पर सेकेंड हो जाती है। क्या होती है, जूल पर सेकेंड होती है भैया। 6.6 गुणे 10 की घाते -34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड होती है, जो क्या होती है, सेकेंड होती है भाई।
सेकेंड होती है, ठीक है, क्योंकि इसका मात्रक निकालोगे ना, ये जाके बट्टे में हो जाएगा तो फिर ऊपर से जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है, गुणा में हो जाएगा तो जूल सेकेंड हो जाती है। 6.6 गुणे 10 के आते हैं -34 जूल सेकेंड हो जाती है इसकी ऊर्जा। बातें समझ गए? इस तरीके से प्लांक ने अपना नियम दिया हुआ था। बातें समझ गए? अब बात कर लेते भाई, बात कर लेते हैं किसकी। यदि मैं बात करूं, इसी को थोड़े से बढ़ा दूं, लिखूंगा यदि, आगे इसी के बाद लिखना, इसी के बाद लिखना यदि, क्या लिखोगे, यदि n फोटान हो, या क्या कहें, विकिरण के अंदर, विकिरण में क्या लिखेंगे, विकिरण में कितने फोटान हो, n फोटान हो तो, n फोटान हो तो उनकी ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी भाई, ऊर्जा क्या हो जाएगी उनकी, ई है ऊर्जा उनकी, ई पूरी फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, और ई की कितनी वैल्यू हो जाएगी, n इंटू एच न्यू हो जाएगी, क्या होगी, n इंटू एच न्यू हो जाएगी। ये तो एक फोटान की ऊर्जा है, ये कितने फोटान की है, n फोटान की, कितनी फोटान की है, n फोटान की, तो मैं n सफिक्स में लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, n सफिक्स में लगा देता हूँ कि ये n फोटानों की ऊर्जा के बारे में बता रहा है। किसके बता रहा है, n फोटानों की ऊर्जा के बारे में बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, प्लांक का नियम था, इस तरीके से क्या था भाई, आपका प्लांक ने अपना नियम दिया हुआ था पूरे इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं भाई, नील बोर की बात करेंगे। आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, नील बोर की बात करेंगे, ठीक है। नील बोर की बात करेंगे, थोड़े से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश के प्रभाव की बात करेंगे। जब मेटल के ऊपर कोई धातु, जैसे आपका सोलर सेल आता है ना, उनकी बात करेंगे, सोलर सेल की बात करेंगे कि सोलर सेल कैसे बना हुआ था, ठीक है, कि प्रकाश के किसी भी धातु के ऊपर यदि प्रकाश पड़ता है तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, वो बात करेंगे। और उसकी ऊर्जा क्या होगी, उनकी ऊर्जा के बारे में, कब इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और क्यों निकालता है, उनके बारे में हम बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे भाई। अभी तक यहाँ पे छोड़ते हैं आपको, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के ऊपर आपको छोड़ देते हैं। आप इसके बाद आप लोग क्या करना, वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई? आज के लिए छोड़ते हैं, आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।